नमस्कार दोस्तों। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, कहते हैं ना, ट्रुथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। सच्चाई जो है काल्पनिक कहानियों से भी ज़्यादा अजीबोगरीब हो सकती है। तो एक ऐसी सच्चाई की आज मैं आपको घटना बताने वाला हूँ, जिसमें मैं भी उसका साक्षी रहा, उसमें शामिल भी हुआ किसी हद तक, और बहुत नज़दीक से वो सब कुछ मैंने देखा। जैसा आज का मेरी बात का टाइटल है, मिस्ट्री ऑफ मिसिंग फॉरेस्टर। ये वाकई में एक मिस्ट्री, आज भी मिस्ट्री, इसका सॉल्यूशन नहीं निकल पाया। और एक फॉरेस्टर कैसे गायब हो गया और वो क्यों गायब हुआ, क्या रहा, सारी परिस्थितियाँ कैसी थी, वो पूरी कहानी मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं, वो ज़रूरी है ताकि आपको बात सारी समझ में आए। तो ये जो बात मैं कर रहा हूँ दोस्तों, ये है, मेरा ख्याल है ये काफ़ी पुरानी बात है। ये जहाँ तक है 78, 77, 78 की बात है। और उस समय मेरी पोस्टिंग सरगुजा ज़िले में थी, जो आजकल छत्तीसगढ़ है, पहले तो मध्य प्रदेश का ही हिस्सा था। और वहाँ पे उसी समय नया नया ये वन विभाग में राष्ट्रीयकरण का सिलसिला लागू हुआ था। तो सरकार, उसके पहले तक ठेकेदार लोग जंगल ठेके पे लेके अपना जंगल की लकड़ी निकालने काटने का काम करते थे, और उसी साल से सरकार ने ये काम खुद अपने हाथ में लिया था, और इसको सफलतापूर्वक चलाने की जवाबदारी हम लोगों की थी। तो मैं रेंज अफसर के रूप में पोस्टेड था उस समय, और मेरी पोस्टिंग थी रामानुजगंज में, और मेरे एक मित्र थे, मेरे बगल में ही लगी हुई रेंज थी बलरामपुर, वहाँ पे। तो हम लोग काफ़ी क्लोज थे, सर्विस में आने के पहले से भी परिचित थे, और काफ़ी मिलजुल के रहते थे, और मुश्किल से ज़्यादा अंतर नहीं था हमारी पोस्टिंग में। तो कभी उनके यहाँ मैं चला जाता था, कभी वो मेरे यहाँ आ जाते थे। और एक हमारे पास दोनों ने, हम लोगों ने मिल के एक मोटरसाइकिल ख़रीदी थी। उस ज़माने में बुलेट का बड़ा क्रेज़ था, गिनी चुनी मोटरसाइकिल होती थी, बुलेट उस समय सबसे अच्छी मानी जाती थी। और वन विभाग में जिसके पास बुलेट है उसका तो जलवा ही निराला होता था। तो हम दोनों ने साझे में एक बुलेट खरीदी थी। 15 दिन मैं चलाता था, 15 दिन वो मेरे मित्र जो थे द्विवेदी जी, वो चलाते थे। यह सिलसिला चल रहा था दोस्तों। तो ये जिस साल की मैं बात कर रहा हूँ 78 की, तो हम लोगों का जंगल का काम शुरू होता था बरसात के जस्ट बाद। तो जैसे ही बरसात ख़त्म हुई, अक्टूबर या नवंबर का महीना था, तो हम लोगों ने सारे अपने कर्मचारियों को जिस जिस कूप का, जिस जिस एरिया का प्रभार उनको दिया गया था, उसके बारे में ब्रीफ करके उनको सारे कागज़ पत्तर, रजिस्टर, रिकॉर्ड दे के, बता समझा के और फील्ड में भेज दिया। हम लोग भेज देते थे, फिर वो अपने अपने प्रभार के जो जंगल रहते थे उसमें वो लोग मजदूर लगा के, और जो चिन्हित पेड़ थे उनकी कटाई कराते थे, और बाद में ट्रकों से उनकी ढुलाई होती थी। इस काम के लिए जो स्टाफ रहता था, अमला हमारा, वो वहीं नज़दीक के किसी गांव में, किसी के घर में रह लेते थे, क्योंकि वहाँ कोई होटल, रेस्ट हाउस, ये सब तो जंगल में होते नहीं थे। तो इसी तरह से काम चलाया जाता था। तो वैसे ही एक मेरे पास भी कुछ स्टाफ था, फॉरेस्टर थे, वो अपने अपने जंगलों में चले गए, और जो मेरे मित्र थे द्विवेदी जी, उनका जो स्टाफ था उसको भी उनने काम बांट दिया, और वो लोग अपने अपने कागज़ पत्र लेके अपने अपने जंगलों का काम कराने के लिए चले गए। अब ये करीब इसके 1-1.5 महीने बाद, नवंबर महीने में अचानक एक, जो हमारे मित्र थे द्विवेदी जी, उनके यहाँ एक आदमी आया, और उसने बताया, बोले साहब आपके यहाँ अरुण मिश्रा एक फॉरेस्टर काम करता है, मैं उसका पिता हूँ, बिलासपुर से आया हूँ। और साहब वो 1-1.5 महीने से घर नहीं आया, बहुत समय से उसकी कोई चिट्ठी भी नहीं आई। तो हम पता करने आए, तो वो जहाँ पे गांव में वो ड्यूटी लगी थी उसकी, वहाँ हम गए, वहाँ वो मिला नहीं। और वहाँ जिस घर में वो रहता था, उनने बताया कि वो तो रेंजर साहब के पास, यानी आपके पास आया है, और आपके पास आए हैं तो आप बताइए उसकी जानकारी कहाँ है वो। तो जो हमारे मित्र थे द्विवेदी जी, उनको समझ में नहीं आई बात। उन्होंने कहा भाई मेरे पास तो वो आया नहीं जब से गया 1-1.5 महीने से, और मुझे कोई जानकारी भी नहीं। उस समय दोस्तों ना मोबाइल होते थे, ना कोई और साधन होते थे, वायरलेस का भी कोई नाम अता पता नहीं था, और मैनुअल चौकीदार या कोई मजदूर के जरिए चिट्ठी भेज के ही काम चलाया जाता था, नहीं तो खुद जाना पड़ता था।
तो एक बार जो जंगल चला गया उससे फिर संपर्क ऐसे ही होता था कि कभी वो किसी काम से वो आता था, या हम इंस्पेक्शन करने या पेमेंट करने हम लोग जब उसके एरिए में जाते थे तब मुलाकात हो पाती थी, तब जानकारी मिलती थी। तो साहब वो पता लगा उस दिन जब उसके पिताजी ने बताया, तब मालूम पड़ा कि वो हमारा अरुण मिश्रा नाम का वनपाल जो है वो तो गायब है, उसका पता ही नहीं कहाँ गया। वहाँ पे जहाँ पोस्टिंग थी, जहाँ पे उसकी ड्यूटी थी, जहाँ वो रह रहा था जिस घर में, उन लोगों का कहना था कि वो तो कुछ दिन पहले घर से निकला है ये कह के कि मैं रेंजर साहब के पास जा रहा हूँ। रेंजर साहब के पास वो आया नहीं था। अब ये बड़ा एक समस्या वाली बात हो गई कि आखिर वो गया तो गया कहाँ। उसके पिताजी बड़े चिंतित हुए, बड़े परेशान थे काफ़ी। उनने रेंजर साहब को भी कई बातें कहीं, वो शक जाहिर कर रहे थे कि रेंजर साहब ने उसको कहीं भेज दिया है, बता नहीं रहे या छुपा रहे हैं। और रेंजर साहब ने बहुत समझाने की कोशिश करी कि भाई ऐसी कोई बात नहीं, हम क्यों छुपाएंगे, क्यों ऐसा करेंगे, कोई वजह ही नहीं है ऐसी। वो कहीं भी जहाँ भी गया होगा अपनी मर्ज़ी से गया होगा, मैं उसके बारे में कुछ जानता नहीं। तो साहब वो आदमी गायब हो गया, तो फिर उसके बाद उसका कुछ पता चला ही नहीं। उसके पिताजी एक दिन 2 दिन रुक के ढूंढ ढांड के चले गए, बोल के कि साहब पता लगवाइए। और रेंजर साहब ने भी कहा द्विवेदी जी ने कि ठीक है भाई, ढूंढते हैं, हम भी अपने लेवल पर पता करते हैं आखिर कहाँ, हो सकता है कहीं चला गया हो किसी जान पहचान के कहीं। कई बार चले जाते हैं लोग, यंग एज के लड़के थे, हो सकता है 2-4-6 दिन में 10 दिन में आ जाए। तो ये उम्मीद करके उसके पिताजी लौट गए। अब वो बाकी और उसके साथियों से पूछने की और जानकारी लेने की कोशिश की गई, लेकिन उसका कुछ पता चला नहीं साहब कि आखिर वो गया तो गया कहाँ। और ऐसा करके समय बीतता रहा। काम सारे वन विभाग के बड़ी स्पीड से चल रहे थे, काम का प्रेशर तो रहता ही था अपनी जगह, और नया नया राष्ट्रीयकरण हुआ था तो काम के टारगेट पूरे हों ये भी दबाव रहता था। और उन सब काम धाम की भाग दौड़ में इस मुद्दे के ऊपर पूरी तरह से फोकस या पूरा ध्यान नहीं रहा। हाँ, बीच बीच में आता था ध्यान कि आखिर वो कहाँ गया, कुछ पता नहीं चल रहा। पूछताछ भी करते थे, पर हर कोई अनभिज्ञता ही जाहिर करता था। ऐसा करते करते मेरा ख्याल 1-1.5 महीना और निकल गया, बिल्कुल भी नहीं पता चला उस आदमी का। अब साहब बड़ा अजीब लगता था कि आखिर ये गया तो गया कहाँ, और कहीं जान पहचान में कहीं किसी के यहाँ गया होता तो अब तक तो लौट आना चाहिए था। कहीं उसके साथ कोई घटना दुर्घटना तो नहीं हो गई, ये भी चिंता होने लगी। लेकिन आखिर हुई तो कोई बात होती तो कुछ पता तो लगता, कहीं ना कहीं कोई जानकारी मिलती, कुछ उसकी स्थिति क्या है, जिंदा है नहीं है, ये भी नहीं समझ में आ रहा था। और हम लोग अपने काम में व्यस्त थे। इसके ये आपस में हम लोगों की, दोनों रेंजर्सों की कई बार चर्चा होती थी कि यार ये कहाँ गया, इसका कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ पता ही नहीं चल रहा। तो साहब ये फरवरी के महीने में करीब 2 महीना जब इस घटना को बीत गया था, उसके बाद कुछ अफवाहें उसके बारे में उड़ती उड़ती इधर उधर से सुनाई देने लगी। और एक अफवाह तो ये सुनने में आने लगी कि साहब कोई कह रहा था कि वो कहीं भग गया, साधु बन गया। थोड़ा सा कुछ लोग कहने लगे कि वो साहब थोड़ा सा मेंटली अनस्टेबल टाइप का था, कुछ घर की परेशानी थी, जो भी रही हो, तो उसकी वजह से वो कहीं चला गया है। और कुछ लोग कह रहे थे कि वो तो कहीं साधु बन गया है। और एक खबर ये भी उड़ रही थी कि साहब वो तो उसका मर्डर हो गया है। अब ये ऐसी उड़ती उड़ती खबरें थीं जैसी अफवाहें होती हैं, इनके कोई सोर्स का अता पता नहीं था कहाँ से आई। जो हमको बताता था वो भी कह देता था साहब मैंने ऐसा कहीं कहीं सुना है, और आखिर किसने बात कहाँ से शुरू हुई वो कहीं कुछ ट्रेस हो नहीं पाता था। अब ये बड़ा चक्कर था, ऐसी तरह तरह की बातें सुन के मन बड़ा परेशान होता था। और उसके घर वर से तो फिर उसके पिताजी दोबारा कोई आए नहीं, पर बड़ी चिंता की बात लगने लगी हम लोगों की, क्योंकि वेतन लेने तो प्रायः हर कर्मचारी अपने रेंज अफसर के पास आता ही था। तो एक पेडे निकल गया, दूसरे महीने का दूसरा वेतन का दिन निकल गया, वो वनपाल ना वेतन लेने आया, ना उसका कुछ अता पता चला। बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा था कि उसको आसमान निकल गया, ज़मीन खा गई, जिंदा मुर्दा कहीं कुछ तो मिले, बिल्कुल कोई पता नहीं था। और हम लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे, ऐसे ऐसे करते 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 बस ये कुछ अफवाहें सुनते सुनाते। और बाद में फिर एक अफवाह ज़्यादा ज़ोरों से सुनाई देने लगी कि बोले साहब उसका तो वो तो फांसी लगा ली है उसने, या किसी ने उसको फांसी लगा दी है, उसको टांग दिया है, कहीं जंगल में पेड़ में लटका दिया है। ऐसी बात कई बार जो है अफवाह के रूप में
सुनने में आने लगी। और उसी टाइम में ये फरवरी बीत रहा था, मार्च आ गया और मार्च में सारे टारगेट पूरे करने का प्रेशर था और बड़ी उत्सुकता लगती थी साहब, बड़ा सस्पेंस लगता था। और हम लोग यंग एज के थे, मुश्किल से 22-23 साल की हमारी उम्र रही होगी, तो लगता था कि ऐसा रहस्यमय कांड ये हो कैसे गया भाई, आखिर है क्या इस पीछे, इतनी बड़ी घटना, पता तो चले क्या है। बस यही कोई कर्मचारी बता देता था, कोई मजदूर बता देता था कि साहब ऐसा सुनने में आया है कि वो तो जंगल में कहीं उसकी किसी ने मार के टांग दिया या उसने फांसी लगा ली। ये वाली बात कई बार सुनने में आई। और इससे सुनते सुनाते अब हम लोग दोनों अगल बगल के रेंज अफसर थे, आपस में बात करते थे और मेरे स्टाफ ने भी कई बार मुझे ऐसी अफवाहों के बारे में बताया। तो मैंने कुछ अपने कर्मचारियों को थोड़ा सा सिखाया, समझाया। मैंने उनसे कहा यार ये सारी बातें कहाँ से शुरू होके आ रही हैं, कोई ऐसा आदमी पकड़ो, कोई ऐसी जानकारी बताओ जो इस सारा ये बातें उड़ रही हैं इनके पीछे का जो सोर्स हो, जिसने शुरू की हो ये बातें, या कोई ऐसा हो जिसने देखा हो, कुछ कोई क्लू मिल सके तो फिर अपन चल के उसको देखते हैं। तो हाँ साहब, कर्मचारी सब कह देते थे जी साहब हम देख के पता करके बताएंगे, लेकिन कोई पता करके कोई बताता नहीं था। और ये अप्रैल का फर्स्ट वीक आया, हमारा जो टारगेट का प्रेशर था वो ख़त्म हो गया। और जब ये 1-2 अप्रैल 4-5 अप्रैल के आसपास जब सारे कर्मचारी आए, हम लोग उनका वेतन वगैरह दे रहे थे, उस समय मैंने अपने कुछ कर्मचारियों को जो उसी इलाके से बहुत ज़्यादा दूर नहीं, जिनकी पोस्टिंग थी, काम कराते थे रह के, उनसे मैंने बात करी कि यार ये अफवाहें इसकी बहुत सुन रहे हैं, कहाँ गया, क्या हुआ। ये अक्सर हम लोग मिलते थे तो ये बड़ा गर्म मुद्दा था, इस टॉपिक पे बात होती थी कि यार वरुण मिश्रा कहाँ तक चला गया, अभी तक पता नहीं चला उसका। अब वो साधु वाधु वाली बात तो थोड़ा पुरानी हो गई थी, ये बहुत सुनने में आने लगा था। बोले साहब वो कोई कह रहा था कि उसने जंगल में देखा है उसकी बॉडी लटकते हुए, कोई कह रहा था साहब उसने फांसी लगा ली, जंगल में देखा है उसको। तो हमने कहा यार ये देखा किसने, कोई ऐसा मिले जो देखा है, जिसने ऐसा आदमी ढूंढो जो कहे कि उसने देखा है, हम उसको पकड़ के उसके साथ चलते हैं, देखा कहाँ है। पुलिस में भी इस बीच में रिपोर्ट हो गई थी और कुछ पता नहीं, पुलिस में गुमशुदगी टाइप की दर्ज थी और हो गया, पुलिस की तरफ से भी कहीं कुछ जो कुछ भी हुआ हो, पर कुछ अता पता कुछ नहीं लग रहा था। तो उस समय मेरे कर्मचारियों में एक काफ़ी सयाना सा बिहार का रहने वाला एक बड़ा बुढ़ा सा फॉरेस्टर था, लल्लन प्रसाद। उससे मैंने थोड़ी सी मंत्रणा की और उसको मैंने समझाया। मैंने कहा यार तुम थोड़ा सा, काम धाम का कोई इतना प्रेशर नहीं है, अपन ने काम ख़त्म कर लिया है, अब तो सिर्फ लकड़ी का ट्रांसपोर्ट होना है, ट्रक आएंगे ढुलती रहेगी, वो देखना पड़े। तुम थोड़ा पता करो कि ये जो लोग बात कर रहे हैं कि साहब वो वहाँ पे देखा है, वहाँ उसकी फांसी लगा लिया, या वहाँ उसका बॉडी टंगी है, या क्या है, 3-4 महीने हो रहे हैं, ये बातें जिस किसी ने चश्मदीद ने देखी हो, कोई ऐसा पकड़ में आए तो बताओ। और केवल सुनी सुनाई पे नहीं, जो कोई ठोस ऐसा आधार मिले तो फिर हम आके उसके साथ चल के देखते हैं आखिर गया कहाँ, बात क्या है। तो ये सब कह के भेजा साहब। और इसके करीब 1 हफ्ते बाद, मेरा ख्याल है जहाँ तक है 11-12 अप्रैल की बात होगी, एक जंगल से एक मजदूर आया, हमारा चौकीदार था वो आया, और उसी लल्लन प्रसाद की एक हाथ की लिखी हुई चिट्ठी लेके, वो बेचारा बहुत पढ़ा लिखा नहीं था, टूटी फूटी भाषा में उसने हिंदी में लिख के भेजा था, नमस्कार साहब। और उसने ये लिखा था कि एक आदमी ऐसा लोकेट हुआ है, एक आदमी ऐसा पहचान में आया है जिसका कहना है कि उसने स्वयं अपनी आँखों से वो अरुण मिश्रा की बॉडी को जंगल में फांसी पे टंगे देखा है। और उसने लिखा कि उस आदमी का नाम है बदमाश। बदमाश अपन कहते हैं जो बदमाश है उसको, लेकिन उस आदमी का नाम था बदमाश, और जात में कोरकू जाति का वो आदिवासी था, कोरकू होते थे वहाँ। बोले साहब बदमाश कोरकू जो है उसने बताया है कि उसने अपनी आँखों से अरुण मिश्रा की लाश को लटकते देखा है जंगल में। अब ये बड़ी पक्की खबर मिल के एकदम से तो सन्न रह गए हम, और फ़ौरन मैंने वो चिट्ठी ली और सीधे मैं आया अपने जो पड़ोसी रेंजर साहब थे जिनके यहाँ का वाक़या था, द्विवेदी जी, उनके पास। और मैंने उनसे कहा कि भैया यार ये देखो, ये चिट्ठी मिली है, ये खबर है, और इसके ज़रिए अब अपन आगे बढ़ सकते हैं, अपने को चल के पता लगाना चाहिए। द्विवेदी जी फ़ौरन तैयार हो गए। हम लोगों ने अपनी जो साझे की बुलेट थी वो उठाई
और हम दोनों बिल्कुल तैयार होकर, सुबह का समय था मेरा ख्याल है, मुझे बहुत सुबह सुबह ही चिट्ठी मिली थी, और 11 बजे के आसपास ये सब होकर उनसे बात करके हम निकल पड़े। तो ये जहाँ की वो बात थी, हमारे मुख्यालय से, वो बलरामपुर से करीब करीब 40-45 किलोमीटर दूर की बात थी, और वहाँ तक कच्चा उबड़ खाबड़ नदी नालों वाला रास्ता था, रोड तो कोई थी नहीं, और बड़ी धीरे धीरे जाते थे। तो हम लोग वहाँ से चले, और जो चौकीदार मेरे पास चिट्ठी लाया था उसी के ज़रिए मैंने लल्लन प्रसाद को खबर भेज दी थी कि वो वहीं नज़दीक के गांव में रहे, हम लोग वहीं पहुँचते हैं। तो वो वहाँ पहुँच के ऑलरेडी हमारा वेट कर रहा था। अब हम लोग दोनों लोग चले, और जब हम वहाँ पे उस स्पॉट पे पहुँचने वाले थे, तो उसके थोड़ा सा पहले एक रेंज असिस्टेंट का मुख्य ख्याल है हेडक्वार्टर था, एक समझदार सा लड़का था वहाँ पे रेंज असिस्टेंट, वो मिल गया। उसको भी हमने साथ में ले लिया। हमने कहा ये थोड़ा सा ऐसा है कि ज़्यादा इन लोगों के टच में है, आदिवासियों के, और थोड़ा सा ये भी उसी कम्युनिटी से आता है, तो इनकी बोली भाषा से उनको समझाने में हम लोग शायद ना समझा पाएँ, ये ठीक रहेगा। तो उसको साथ लेके गए, और गांव में पहुंच के वो जिस आदमी का जिक्र था, बदमाश कोरकू, उसको बुलाया। वो मिल गया साहब। अब वो बदमाश कोरकू आया, अब उससे हम लोग पूछे ताछे, तो वो मुंडी हिला दे, मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं नहीं जानूँ साहब, मैं कहाँ जानूँ साहब, मैं नहीं जानूँ साहब। तो हमको लगा यार ये हमको कुछ बताएगा नहीं, कोई मारपीट करने का कोई फ़ायदा नहीं था ना, हम उसको ऐसे मारपीट कर सकते थे, और उसमें अलग समस्याएं थी। तो फिर मैंने अलग से जो रेंज असिस्टेंट जो था डिप्टी साहब, उसको मैंने बुलाया और उसको समझाया एकांत में। मैंने कहा सारी बात देखो ये है कि ये आदमी ने कबूला है किसी के सामने कि इसने अरुण मिश्रा की डेड बॉडी को जंगल में देखा है, और इसको समझाओ कि इसको हम आज छोड़ने वाले नहीं हैं। ये हमको या तो चल के जहाँ पे उसने देखा है वो जगह ले चले और दिखाए, और अगर इसने आनाकानी की तो हम इसी को पकड़ के सीधे थाने ले जाएंगे, और इसकी फिर बहुत ही बुरी हालत करेगी। हमने कहा तुम जैसे इसको लालच देना है, डराना है, जैसे करो, पर इससे कबुलवाओ और इसको राजी करो कि ये लेके चले और हमको वो मौका दिखा दे। उसने कहा ठीक है साहब, बात करता हूँ। अब हम लोग बैठ गए दोनों एक तरफ, और वो थोड़ा सा आड़ में लेके गया उसको, बदमाश कोड़कू को, और उसने अपने तरीके से जो भी बात की, और साहब ये बात क्लिक कर गई, काम कर गई ये तरकीब। और करीब करीब 15 मिनट, 10-15 मिनट बाद वो दोनों आए, और वो डिप्टी साहब ने कहा, बोले साहब ये एग्री कह रहा है, चलो मैं जहाँ पे मैंने देखा है मैं दिखा दूँगा। अब हम लोग तो थोड़ा सा एकदम सनसनी में आ गए कि पता नहीं ये क्या दिखाएगा। तो हम दोनों रेंज अफसर और वो बदमाश कोड़कू सबसे आगे, और 2-3 गांव के जो हमारे चौकीदार सहायक टाइप के थे, वो ऐसे करके हम लोग 7-8 लोगों का जत्था चला साहब जंगल की तरफ। तो ये सब होते हुआते हमारा ये सारी कहानी ये करते कराते काफ़ी समय निकल गया था, करीब करीब 2:30-3 बजने लगा था, आफ्टरनून का टाइम था, और ये अप्रैल मतलब हल्की हल्की गर्मी का समय था। और वो आगे आगे चल रहा था, हम लोग पीछे पीछे चल रहे थे, सुनसान जंगल में दाएं बाएं देखते जा रहे थे, कहीं कुछ नहीं, बस झाड़ पेड़, जंगल झाड़ पेड़, कहीं चढ़ाई कहीं उतार, बड़ा वो पहाड़ी इलाका था, ऊंचा नीचा ऊंचा नीचा। करीब हम लोग आधे घंटे से ज़्यादा नहीं लगा होगा, मुश्किल से 20-25 मिनट चले होंगे। और एक जगह ऐसी आई जहां हम थोड़ा सा नीचे उतर के रास्ते से, और फिर रास्ता ऊपर को चढ़ता था। तो जैसे ही ऊपर की ओर रास्ता हल्का हल्का चढ़ने लगा, उस चढ़ाई पे मुश्किल से 20-25 कदम गए होंगे कि वो आगे वाला जो हमारा था दिखाने वाला बदमाश कोड़कू, वो रुक गया, और मुंह से कुछ नहीं बोला। उसने बोले ए, ऐसे हाथ से इशारा किया, ए। अब उसका ए सुन के तो उसकी दिशा पे तो हमने देखा नहीं, मेरी नज़र तो दाएं बाएं ज़मीन पे गई। तो ज़मीन पे मुझे कुछ सफ़ेद सफ़ेद जो रजिस्टर वगैरह जो कर्मचारी रखते थे हमारे, उसकी कतरनें कुछ बारीक बारीक दिखी, जैसे दीमक खा जाए और बिल्कुल किनारे के थोड़े थोड़े सफ़ेद टुकड़े छोड़ जाए। तो मुझे लगा हाँ कुछ मिला, कुछ तो है यहाँ पे, कुछ इंडिकेशन है। तब तक जो हमारे साथ डिप्टी साहब आया था, उसने मेरा हाथ पकड़ के इशारा किया सामने, बोले आप सामने सामने, मतलब मुंह से तो नहीं बोला पर इशारा किया कि सामने देखिए। और जब सब मैंने अपनी नीचे से गर्दन उठा के ऐसे सामने की तरफ देखा, तो वो आज तक जीवन थे मेरे नज़र के सामने वो दृश्य कि सामने एक पेड़ की डगाल तिरछी उस ढाल के ऊपर थी,
और उस डगाल से एक रस्सी में बंधा हुआ अरुण मिश्रा की जो शरीर है उसकी बॉडी लटक रही थी, खाकी ड्रेस पहने हुए, पूरे उसके हाथ पांव सब सही सलामत, खाकी शर्ट, खाकी फुल पैंट, खाकी उसके जो हंटर शू पहनते हैं वो पैर में थे, सिर पे कैप नहीं थी बस, और बिल्कुल हल्की हल्की हवा चल रही थी उस समय। और उसकी हल्की हवा में जो उसकी डेड बॉडी एक रस्सी से लटकी हुई थी वो हिल रही थी जरा जरा से, मतलब ऐसे स्विंग कर रही हो ऐसा तो नहीं था, पर अपनी जगह में लटके वो थोड़ा सा हवा के हिसाब से ऐसे दाएं बाएं हल्का सा घूम सी जाती थी। वो ऐसा उसको भयानक या प्रत्याशित अचानक दृश्य देख के हम लोग 1-2 मिनट तक तो देखते ही रह गए, किसी के भी मुंह से कुछ भी नहीं निकला। और एक तो बहुत बड़ी ये एक उपलब्धि और सफलता भी थी कि 4 महीने से जो आदमी गायब था, जिसकी ये हजारों अफवाहें उड़ रही थी, पुलिस जिसको नहीं ढूंढ पा रही थी, और वो इस रूप में हमारे सामने आज मिला हमको। अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, अब क्या किया जाए। अब वहाँ पे करीब करीब 4:30 बजे था, अब ये सूरज ढलने का थोड़ा सा सामने दिखने लगा था, और कोई ऐसी सड़ने की बदबू भी नहीं आ रही थी उसकी। थोड़ा सा और ध्यान से देखा तो उसका जो फुल पैंट था वो पीछे की तरफ से पूरा उसकी लंबाई में पिछले हिस्से में गीला गीला सा लगा, जैसे कमर के पास से कोई, जैसे कि एक तो कि उसने पेशाब कर ली हो या कुछ ऐसा गीला गीला सा था। उसका मुंह खुला हुआ था, आँखें भी उसकी खुली थी, और आँखों में कुछ उसकी पुतली नहीं दिख रही थी। अब ऊंचाई पे था तो उतना स्पष्ट दिखा भी नहीं, मुंह खुला था पर मुंह में जबान नहीं थी, जीभ नहीं दिख रही थी। लेकिन बाल साहब उसके, वो एक खास स्टाइल में बाल बनाता था लहरदार, वो स्टाइल में बाल उसके बने हुए थे, वो स्टाइल बालों का नहीं बिगड़ा था। और जो ये गले में फांसी का फंदा उसके लटका हुआ था, तो वो गले में धंसा हुआ या टाइट हो ऐसा नहीं था, वो गांठ उसकी यहाँ पे थी, मतलब उस गांठ से अगर मैं चाहूँ तो ऐसा अपना हाथ भी उस फंदे के अंदर में डाल सकता था, इतनी ढीली वो गांठ, यहाँ पे गांठ उसके टिकी हुई थी। फंदा यहाँ लगा था और यहाँ गांठ टिकी थी, और फिर ऐसे दो जाके ऐसे ऊपर टंगी हुई थी। अब इसके बाद कुछ सूझे ना, हम करें तो करें क्या। अब वो इतनी दूर, इतने इंटीरियर में थे हम, थाना बलरामपुर हमारा 50 किलोमीटर दूर था। एक तो ये भी लगा कि हम लोग सब लौट के चलें, पुलिस को लेके आए, तो ये इतने दिनों से इसकी कहानी सुनते आ रहे हैं, फिर ये कहीं डेड बॉडी गायब ना हो जाए। अपने से उतार के ले चलें तो लगा कहीं इसके सारे एविडेंस, पुलिस ने कहा आपने डिस्टर्ब क्यों कर दिया, पुलिस वाले हमारे ऊपर कोई लांछन लगाने लगे। तो हम लोगों ने डिसाइड किया, मैंने और द्विवेदी ने, कि यार ये अब तो ऐसा किया जाए कि एक आदमी यहीं रुको, इस डेड बॉडी को तो हम अब बिल्कुल नज़र से ओझल होने नहीं दे सकते। इतनी विलम्ब से, इतनी मुश्किल से, इतनी परेशानी से, और इतने दिनों बाद इसको लोकेट कर पाए हैं, तो ये कहीं गायब नहीं होनी चाहिए। तो एक जन यहाँ रुके कुछ लोगों के साथ, और एक जन बुलेट से फौरन जाए, जितनी जल्दी से जा सकता है, पुलिस को लेके आए, फिर आगे की कार्रवाई पुलिस करेगी। अब ये हुआ, ठीक है, द्विवेदी जी तो बिल्कुल वैसे हमारे मित्र थे, हम लोग एक ही एज के थे लगभग। द्विवेदी ने कहा कि बिल्कुल ठीक कहते हो यार, लेकिन अब कौन रुकेगा, तुम रुकोगे कि मैं रुकूं। तो उस समय मैंने अपने दिमाग से सोचा, मैंने ये लॉजिक लगाया कि यार थानेदार जो है ये जिस रेंज में रहता है वो द्विवेदी जी की रेंज है, तो नेचुरली इनका थोड़ा उससे हो सकता है लिंक हो, या थोड़ा इनका वो लिहाज करे। मैं एक तरह से बाहरी आदमी था उनकी रेंज में, क्योंकि मेरी रेंज पड़ोस में रामानुजगंज थी, और ये तो मुझे लिंक मिल गया था, इसलिए मैं साथ में आ गया था। तो मैंने द्विवेदी जी से कहा कि द्विवेदी जी आप जाओ, और भैया जितनी जल्दी हो सके यार उतनी जल्दी आना, क्योंकि यहाँ अकेले हूँ मैं, अंधेरा हो रहा है। तो द्विवेदी ने कहा बिल्कुल ठीक है, उसने एक आदमी को पीछे बैठाया और बोले मैं बिल्कुल गया और आया, जितनी जल्दी हो सकेगा थानेदार को या पुलिस को लेके आता हूँ। अब साहब द्विवेदी जी तो वहाँ से चले गए, अब रह गया मैं और वो बदमाश कुड़कू और 2 चौकीदार। अब डर भी लगे बहुत, इतना भयानक कि हम लोग बैठे हैं और सामने वो डेड बॉडी हवा में झूल रही है, और जैसे हवा चलती है थोड़ा दाएं बाएं ऐसी हिल जाती है, और मुँह फाड़े हुए, लटका हुआ, खुली आँख उसकी, बाल उसके बने हुए, और जैसे जैसे वो सूरज नीचे जाता जाए हमारा दिल भी ऐसे लगे कि जैसे डूब रहा है, और बस वही हनुमान चालीसा मन ही मन जपते जाएं
कि हे भगवान जल्दी से कोई आए, जल्दी से पुलिस आए, जल्दी से पुलिस आए। कोई कुछ नहीं बोला। मेरा ख्याल है कम से कम 2 घंटे लगे होंगे, कुछ किसी ने एक शब्द नहीं बोला। मैंने थोड़ा सा अपनी सुरक्षा के हिसाब से सबसे दूर हट के मैं बैठ गया कि एक मन में मुझे डर की थोड़ी सी भावना भी आई, और मुझे लगा कि अगर इन लोगों ने, किसी ने मेरे ऊपर कहीं कुछ हरकत या कुछ हमला या कुछ करने की कोशिश करी अकेला देख के, तो मैं कैसे निपटूंगा या कैसे भाग सकूंगा, किधर से जाऊंगा। और ये भी मैंने देख लिया कि इनके किसी के पास कोई कुल्हाड़ी या कोई ऐसी चीज़ नहीं जो घातक हो सके। इतना देख के थोड़ी सी तसल्ली हुई, और मन में हनुमान चालीसा पढ़ते बैठे रहे चुपचाप। पता नहीं उनके मन में क्या चल रहा था, न मेरे मुंह से एक शब्द निकला न किसी के। और जब द्विवेदी जी उसको पुलिस को लेके आए, थानेदार को लेके आए, तो अंधेरा हो चुका था, पूरी तरह से अंधेरा हो गया था। मेरा ख्याल है करीब करीब 7 साढ़े 7 बज गया होगा। और जो आए, और जब बुलेट की लाइट, हेडलाइट चमकी दूर से, तो जान में जान आई कि चलो आए आए, क्योंकि वहाँ पे उतने इंटीरियर में और कोई आने का सवाल ही नहीं था हमारे अलावा। अब वो आए तो हमने बताया कि देखो साहब, ये थानेदार के थाने में तो गुमशुदगी दर्ज थी, उसको तो मालूम था। उसने देखी एक नज़र, हो गया। वो तो एक एएसआई साहब थे, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, जो हवलदार या कांस्टेबल से प्रमोट होके बने थे। तो हमारे मन में जैसा वो जासूसी उपन्यास पढ़ के रहता है कि वो बड़ी तफ्तीश करेंगे, बारीकी से देखेंगे, कुछ नहीं साहब, काहे को वो देखें ताकि। उनने फ़ौरन सिपाही को कहा उतारो रे इसको। अब वो सिपाही काहे को उतारे, सिपाही ने गांव वाले 1-2 जो बैठे थे उनको बोले जाओ रे उतारो। तो साहब वो उसमें एक आदमी चढ़ा ऊपर, और जब वो आदमी ऊपर चढ़ के उसने वो रस्सी को खोलने की कोशिश करी, तो मैंने देखा कि उसने जिस रस्सी से वो वनपाल लटक रहा था, तो उस रस्सी को एक हाथ से वो उठा लिया, और गांठ ढीली होकर फिर दूसरे हाथ से उसने उसकी गांठ खोलने की कोशिश करी। तो मतलब ये सोचने की बात थी कि एक वो अच्छा, एक एवरेज बिल्ट का आदमी था, और कुछ नहीं तो 60 किलो के आसपास तो लगभग वज़न उसका रहा ही होगा। लेकिन उस समय उसकी बॉडी में वज़न नहीं रह गया था, या पता नहीं क्या बात थी। एक हाथ से उसने रस्सी को उठा के और गांठ को ढीली करके ऊपर से खोला, और उसके बाद नीचे से 1-2 लोगों ने पकड़ा और उसको नीचे उतार के लिटाया। उसकी जेबों की तलाशी ली, उसकी सब वो टटोले। उसकी जेब से एक अंतर्देशी पत्र निकला जो शायद उसके घर से आया था। पुलिस ने उसको कब्जे में लिया। एक 10 रुपये का नोट और कुछ 1-2 रुपये की चिल्लर निकली, और कुछ नहीं निकला उसके पास से। कुछ कागज़ पत्तर कुछ नहीं, खाकी पैंट, खाकी शर्ट थे, जूते थे, कुछ नहीं। अब साहब वो उसको पुलिस ने व्यवस्था करी लाने की, और एक बैलगाड़ी की गई गांव से रात में ही, और बैलगाड़ी से उसको रवाना किया। जब ये सारी व्यवस्था हो गई, तो उसके बाद फिर हम और द्विवेदी जी और थानेदार तीनों बुलेट में ठुस ठुस आके, कि और कोई साधन ही नहीं था वहाँ, तो हम लोग फिर मोटरसाइकिल से आए। और यहाँ पे बलरामपुर बहुत छोटा सा कस्बा था, मुश्किल से 50-60 घरों का रहा होगा वो कस्बा। और लगभग पूरा बलरामपुर की जितने पब्लिक थी, हम लोगों को लौटते लौटते मेरा ख्याल है 9:30-10 बज गया था। और उस समय सारी भीड़ हमारे घर के आगे इकट्ठा थी, क्योंकि वो बड़ा हल्ला फैल गया था कि साहब वो जो गायब था फॉरेस्टर, उसकी लाश मिल गई है, लाश मिल गई है। पूरी भीड़ इकट्ठा थी, सब के चेहरे प्रश्नवाचक चिन्ह बने खड़े थे। अब हम लोग जाके उतरे, थानेदार तो अपने थाने में चला गया, वो पड़ोस में ही था थाना। और द्विवेदी जी के घर में हम, मैं और द्विवेदी जी जब आए, तो पूरी भीड़ हमारे पीछे पीछे। फिर वहाँ पे रुक के, मैं तो कुछ बोला नहीं, मेरी तो बोलती ही नहीं निकल रही थी। द्विवेदी जी ने फिर थोड़ा सा, क्योंकि उन्हीं का रेंज का मामला था, उनने लोगों को बताया कि भाई बात हमको जानकारी सही लगी थी, हमको उसकी डेड बॉडी मिल गई है, फांसी पे लटका हुआ मिला है, और वो पीछे बैलगाड़ी में उसकी डेड बॉडी आ रही है। पुलिस ने अपनी कार्रवाई करी है, और आगे की कार्रवाई पुलिस करेगी। और एक बहुत बड़ा, कई लोग ये ब्लेम लगाते थे, कई लोग दबे जुबान में या पीछे से कहते भी थे कि रेंजर साहब ने उसको गायब कर दिया है, कहीं उनने भेज दिया है, बता नहीं रहे हैं। तो उस दिन ये रेंजर साहब के ऊपर से भी ब्लेम हट गया कि उनने ना कहीं गायब किया था, ना कहीं भेजा था, उसके साथ दुर्घटना ही हुई थी, और अब उसकी डेड बॉडी मिल गई। तो सारी बातों को विराम लग गया था। उसके बाद साहब वो रात बड़ी कठिन बीती, और मन में उस घटना का, वो जो हमने देखा था दृश्य, उसका ऐसा गहरा इम्पैक्ट रहा कि रात में मुझे भी मन में डर था, और द्विवेदी जी को भी मन में डर। द्विवेदी जी ने बस इतना ही कहा, बोले
अरे यार ऐसा करो, तुम मेरे साथ एक ही कमरे में सोना। हमने कहा बिल्कुल ठीक है। हम लोग दिन भर थे, थके हारे थे, नहाए धोए। मैंने नहाने के बाद बैठ के आधे घंटे तक गायत्री मंत्र का जाप किया, ताकि थोड़ा सा कुछ भूत प्रेत पिशाच वाली समस्या हो दूर हो जाए, थोड़ी हिम्मत अपने आप में आए। और उसके बाद फिर हम लोगों ने थोड़ा मोड़ा कुछ खाया पिया और आपस में बात करते कराते यही किस्सा, कैसे हो गया, क्या हो गया, कैसे मारा, किसने मारा, कब मारा, और इतने दिन बाद ये डेड बॉडी मिल रही है, यही बात करते करते सो गए हम लोग। अगले दिन पुलिस ने जो है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा और हो गया। यहाँ तक तो कहानी ठीक चली। इसके बाद जो पुलिस की जांच जो रही वो हफ्तों चलती रही। जिस घर में वो रहता था उस घर के लोगों को पुलिस ने बुलाया, बंद रखा, खूब मारा पीटा, बहुत पूछताछ करी, लेकिन साहब कुछ पता नहीं लगा। किसने मारा, कब मारा, क्यों मारा, कहाँ पे मारा, किसने लटकाया, कब से लटका था, और 4 महीने का समय। अगर 4 महीने पहले मारा था तो इतने दिन तक डेड बॉडी कहाँ थी? दूसरा सवाल यह कि 4 महीने तक डेड बॉडी रह कैसे सकती है, सड़ेगी कैसे नहीं? और तीसरी बात यह कि अगर मान ले कि वो जब लटका हुआ देखा उसके थोड़ा ही समय पहले मारा था या 2-4 दिन पहले मारा था मान लें, तो इतने दिन तक जिंदा आदमी को कहाँ कौन छुपाएगा भाई? मतलब ऐसे सस्पेंस वाले उसमें सवाल थे कि उनका कोई जवाब नहीं था। उसी समय वहाँ पे एक पुलिस में आईपीएस थे, डीएसपी के चार्ज में थे, प्रोबेशन में थे, मिस्टर हांडा, राजस्थान के थे। उनसे थोड़ा सा परिचय था। परिचय क्या, ऐसी दुआ सलाम, क्योंकि जब भी हम लोगों का आपस में आमना सामना होता था तो वो बेचारे किसी न किसी व्यस्तता में भागते ही रहते थे, भाग दौड़ में ही रहते थे। बस चलते चलते मुस्कुरा के हाय हेलो, और रेंजर साहब सब बढ़िया, कैसे रेंजर साहब, बस इतना ही होता था। और एक दो मिनट की बात हुई, बोले यार कभी बैठ के बात करेंगे, यहाँ पर छोटी सी जगह में और तो कोई है नहीं जिससे हम कुछ बात कर सकें, आप ही लोग हो कम से कम, थोड़ा आईक्यू वाले, तो अपन थोड़ा सा बैठेंगे। हाँ साहब बिल्कुल बिल्कुल। पर कभी बैठ नहीं पाए साथ में हम लोग। तो जब ये मिल गई डेड बॉडी, हमने अपने डीएफओ को लिख के रिपोर्ट किया कि साहब ऐसी ऐसी घटना है, ऐसी और इस तरह से इसकी डेड बॉडी हम लोगों ने बरामद करवा दी है और इसकी जांच होनी चाहिए। थोड़ा सा कुछ यूनियन के थ्रू भी कहा सुना गया। एज हमारे डीएफओ ने एसपी को डीओ लेटर लिखा कि इसकी सीआईडी जांच कराई जाए। ये सब चलता रहा, लेकिन साहब कोई नतीजा नहीं निकला, कोई अपराधी नहीं पकड़ा गया, कुछ जानकारी नहीं मिल पाई। और उसकी पीएम रिपोर्ट से थोड़ी उम्मीद थी, लेकिन पीएम रिपोर्ट भी जो उसकी हमने देखी तो नहीं पीएम रिपोर्ट, पर जो सुनने में आया, जो पुलिस के लोगों ने बताया और कुछ लोगों से जानकारी मिली कि साहब पीएम रिपोर्ट जो है इनकन्क्लूसिव थी। मतलब उसमें मृत्यु का कारण स्पष्ट रूप से बता पाना संभव नहीं, ऐसा कुछ लिखा था। तो साहब हो गया। अब वो उसके घर से उसके पिताजी भी आए, उनको खबर की गई। पिताजी ने भी अपनी एक गलती मानी कि हम रेंजर साहब पे शक कर रहे थे, उनने गायब कर दिया है, उनने कहीं भेज दिया है, लेकिन हमारा वो सोचना झूठा था। उनने उसके लिए अपनी गलती मानी, माफ़ी भी मांगी और इसका धन्यवाद भी किया कि पुलिस जो है खोज नहीं पाई, कम से कम आपने डेड बॉडी तो बरामद करा दी, अंतिम संस्कार वगैरह किया उसका। इस तरह से साहब ये प्रकरण तो पूरा हुआ, लेकिन सवालों का जवाब नहीं मिला। जो मैंने पहले बताए थे कि इस घटना से बड़े सवाल मन में पैदा होते थे और बड़ा मेरे मन में तो बड़ा वो लगता था कि आखिर कुछ तो हुआ ही होगा, आखिर क्या हुआ ऐसा। सबसे बड़ा सवाल यह कि इसकी मौत कब हुई, इसको मारा किसने, और ये 4 महीने तक कहाँ रहा। ये जो इसकी मिसिंग की जानकारी तो नवंबर में हो गई थी, नवंबर से गायब था, और डेड बॉडी लोकेट हुई हमको मिड अप्रैल में। तो नवंबर से दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4-5 महीने तक ये कहाँ था, और ये जिंदा रहा इस पीरियड में या मुर्दा रहा, कहाँ छुपा रहा, किसने छुपा के रखा था, और कौन यहाँ कब टांग गया इसको, और ऐसे मारने टांगने का कारण क्या था। और फिर काफ़ी लिखा पढ़ी हुई तो एक बार हांडा साहब आए, बोले यार वो चलो आपको वो जगह देखना है। तो हमको लगा कि शायद कुछ पुलिस एक्शन पे है, अभी कुछ अंदर हो रही है खोजबीन, हो सकता है कुछ नतीजा निकले। बुलेट में हम हांडा साहब को लेके हम द्विवेदी हांडा साहब गए और वो पेड़ दिखाया जिस पेड़ से डेड बॉडी लटकी थी, वही घटना स्थल था, और तो कहीं कोई घटना स्थल मालूम नहीं था किसी को। उनने वो जगह देखी, हमने बताया साहब यहाँ से ये ऐसे लटका हुआ था।
तो जहाँ पे वो डेड बॉडी लटकी थी उसके ठीक नीचे की उनने थोड़ी सी मिट्टी खुरच के खोद के और किसी कपड़े वपड़े में कुछ पन्नी में बांध के रखी। वो सैंपल ले गए वो जांच के लिए। इसके बाद उसका जांच का क्या हुआ, क्या उस सैंपल से कुछ निकला नहीं निकला, कोई भी जानकारी साहब बिल्कुल भी नहीं मिली। इसलिए मैंने पहले कह दिया था कि ये एक मिस्ट्री केस। लेकिन इस मिस्ट्री में पॉसिबिलिटी क्या हो सकती थी, आप खुद सोच के देखिए। मैंने अपने लेवल पे कई चीज़ों का पता करने की कोशिश करी, क्योंकि हमारा काम का सीज़न ख़त्म हो चुका था। लकड़ी की ढुलाई भी अपनी चल रही थी, लगभग पूरी हो रही थी। और अपना जो उस समय ये राष्ट्रीयकरण का जंगलों का कटाई ढुलाई का काम है, ये लगभग समाप्त हो जाता है। तो बस यही फालतू बैठे खुराफात में दिमाग चलता रहता था। और मैं अपने कई कर्मचारियों से बात करता था इस केस के बारे में कि कैसे हुआ होगा, क्या हुआ होगा। तो ये पूछते पाछते अब ये जो मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, ये सिर्फ मेरी थोड़ी सी इकट्ठी की गई जानकारियों के आधार पे एक मेरी हाइपोथेसिस आप कह लीजिए। सबसे पहली तो मैंने पूछा, यार ये बताओ, ये जिस रस्सी से ये लटका हुआ था, ये रस्सी कौन सी है? वो रस्सी के साथ पुलिस वाले ले आए थे, वो रस्सी सब हमने देखी थी। अब मुझे रस्सियों की ज़्यादा पहचान नहीं, पर मेरे एक फॉरेस्टर ने बताया, बोले साहब ये रस्सी जो है ये घोड़े की लगाम के काम आती है। तो एक ये क्लू मुझे समझ में आया। फिर मैंने कहा यार ये घोड़े की लगाम अगर है तो फिर ये जिस गांव में रहता था, यहाँ आसपास हर घर में तो घोड़ा होता नहीं, आदिवासियों के छोटे छोटे गांव हैं, तो घोड़ा किसके पास है? तो ये जानकारी मिली कि साहब ये जिस घर में रहता था, एक कमरा लेके, किसी वहीं के गांव के बड़े किसान का घर था, बोले उसके पास घोड़ा है एक, और ये लगाम जो है, लगाम की रस्सी है, उसी के काम आती है। अब ये नहीं मालूम कि उसी के घोड़े की या उसकी है, पर एक ये लिंक मुझे समझ में आया। अच्छा, पुलिस ने उसको बंद रखा था 15-20 दिन तक और बहुत कुटाई करी थी, और अल्टीमेटली बोले साहब वो कुछ नहीं बताता। हम लोगों में भी जाके, हमारे भी कई जो पहलवान टाइप के थे दादा लोग, वो भी खूब हाथ साफ किए जाके लॉकअप में, पर वो कुछ से कुछ उगलवान के निकल के कुछ बात आई नहीं। फिर एक जानकारी मेरे स्टाफ ने मुझे और दी, बोले साहब ये जब पुलिस की जांच चल रही थी, जब इस बंद था, कुटाई हुई थी, तो इसके घर में ये क्या है कि ये कुछ थोड़ा सा भैंस वैंस का काम करता था, गाय भैंस पाले थे, दूध का काम होता था इसके यहाँ। इसी दरमियान में बोले साहब इसने अपनी 6 भैंसें बेची। तो उससे थोड़ा सा एक ये हिंट मुझे मिला, मुझे जो समझ में आया, मैंने अपना गणित लगाया कि ये 6 भैंसें इसने इस शॉर्ट पीरियड में 1 महीने के अंदर बेच दी, तो ये पैसा इसने पुलिस की मार से बचने में खर्च किया होगा, पुलिस के फंदे से खुद को आज़ाद करने में ये पैसा इसने लगाया होगा। ये मुझे लगा, हो सकता है मैं गलत भी हूँ। फिर इसके बाद मैंने कहा कि अगर ये मान भी लिया जाए कि इसके मर्डर में इसके घर के लोगों का हाथ था, और ये घोड़ा भी इनके पास था, लगाम की रस्सी भी है, तो वजह क्या हो सकती है, मोटिव क्या हो सकता है? रुपये पैसे की कोई बात नहीं समझ में आई, कोई लड़ाई झगड़े की, कोई झगड़ालू आदमी वो था ही नहीं जो मर गया वनपाल, बहुत सिंपल लड़का था, साधारण एवरेज। फिर बाद में समझ में आई कुछ ये मामला था लड़की वाला, एक उसके घर में कोई जवान बहू थी जिससे कुछ इसका मामला था, कुछ ये वजह हो सकती है। ये भी सिर्फ एक संभावना है, ऐसा कुछ मेरे को कर्मचारियों से ही बात करते कराते, खोजबीन पूछ के थोड़ा सा ये भी हिंट मिला एक। अब इसको भी आधार मान के थोड़ा सोचे कि चलो भाई इस घर के ही लोगों ने, उस घर में उनका क्या है कि बुढ़ा आदमी, बुढ़िया, लड़के 2, बहुएं 2, ऐसे करके वो बड़ा परिवार था जिसमें ये वनपाल रहता था। मैंने कहा चलो इस परिवार के लोगों ने मिलके इसको मार दिया हो, मान लेते हैं। लेकिन अब ये सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि ये इतने दिन तक डेड बॉडी कहाँ रही, और मारा कब, और मार के डेड बॉडी छुपा के रखी इनने इतने दिन तक, या जिंदा छुपा के रखा और बाद में मारा, ये बात नहीं समझ में आ रही थी। और फिर मैंने कहा अगर ये इनने बहुत पहले मार दिया था और इसको डेड बॉडी को छुपाया था, तो डेड बॉडी ख़राब क्यों नहीं हुई, सड़ी क्यों नहीं? अब इस बात का भी कुछ भी अंदाज नहीं लगा। फिर मैंने कई जो इस फील्ड के थोड़े जानकार लोग थे, जो मेरा जहाँ तक मेरा संपर्क था, जहाँ तक
मेरी पहुंच थी या जो मेरे परिचितों में से कुछ पुलिस में थे, कुछ डॉक्टर्स थे और कुछ फोरेंसिक लाइन वाले भी लोग थे। मुझे किसी ने बताया, बोले कि अगर संखिया आर्सेनिक जहर खिलाया जाए तो उससे कई बार ये होता है कि डेड बॉडी जो है वो सड़ती नहीं है, उसमें कीड़े नहीं लगते हैं और उसको कोई जानवर कोई खाता भी नहीं, क्योंकि जो पक्षी हैं, मैंने कहा यार ये डेड बॉडी वहाँ टंगी थी तो इसको चिड़िया गिद्ध तो खा जाते। तो ये पता लगा, किसी ने बताया, बोले साहब अगर उसमें जहर का असर होगा तो कोई भी नहीं खाएगा, क्योंकि तो पक्षियों में इंस्टिंक्ट होता है, वो समझ जाते हैं कि ये जहरीला है या ये सेफ है। और चलो ये भी मान लिया, लेकिन ये वो सूख गया था एकदम, उसका वज़न मुश्किल से 20-22 किलो रह गया होगा। वो जैसा मैंने बताया ना, एक रस्सी से उसको उठा लिया था उतारते समय उसकी बॉडी को। तो ये बात नहीं समझ में आ रही थी। फिर मुझे किसी ने बताया, कहीं पे मैंने पढ़ा एक आर्टिकल, उस समय ये इंडिया टुडे एक पत्रिका आती थी और नई शुरू हुई थी, तो इंडिया टुडे में एक आर्टिकल आया था। और फिर उस समय इंटरनेट वगैरह ये सब कंप्यूटर तो बहुत सपने की बात थी, कुछ था ही नहीं। तो उसमें एक आर्टिकल पढ़ने को मिला संयोग से, इस घटना के करीब 6 महीने बाद। और उसमें एक घटना, एक कहना चाहिए एक वैज्ञानिक नज़रिए से एक बात का जिक्र था, जिसको उसमें लिखा गया था नेचुरल ममीफिकेशन। और उसमें यह बात लिखी गई थी कि कभी कभी नेचर में ऐसा होता है किसी कारण से कि कोई मरने वाले की बॉडी जो नॉर्मली सड़ जानी चाहिए, समय के साथ में डिकम्पोज होनी चाहिए, लेकिन कभी कभी नेचर में ऐसा अपने आप होता है कि कोई बॉडी डिकम्पोज नहीं होती, सड़ती नहीं, उसकी बजाय वो सूख जाती है। और सूखने से उसका जो जलीय अंश है, पानी वाला हिस्सा है, वो ख़त्म होता जाता है, सूखता जाता है, उसकी सूखी हुई बॉडी बची रहती है, वो सड़ती नहीं, ख़राब नहीं होती, बस ड्राई मास शरीर का बचा रहता है। और इसको उसने शब्द दिया था नेचुरल ममीफिकेशन। और इसका बहुत स्पष्ट रीज़न तो नहीं उसमें बताया था, पर ये कहा था कि कभी कभी ये देखा गया है, बहुत रेयर घटना है, कभी ये हो जाती है। तो ये थोड़ी सी जानकारियाँ मैंने आउट ऑफ शेयर क्यूरियोसिटी, जो मेरे मन में उत्सुकता थी, उससे ये मुझे इकट्ठी हुई थी। और इनसे कुछ हिंट्स भी मिलते हैं, पर कोई उसका समाधान, कोई तथ्यात्मक सबूतों के साथ समाधान कभी नहीं निकल सका। कभी ये चीज़ सामने नहीं आई कि उसको किसने मारा, कैसे मारा, क्यों मारा, कब मारा और इतने दिन बाद तक क्यों छुपाए रखा। बस जो मैंने जो कुछ थोड़ी बहुत खोजबीन करके जो मैंने अपनी हाइपोथेसिस बनाई थी, वो मैंने आपको अभी बता दी कि वो जिस घर में रहता था उसी घर के लोगों पे शक जाता था, और उसका रीज़न भी मैंने आपको पहले बता दिया। और जहाँ तक मुझे समझ में आया कि उनने उसको, जब वो गायब हुआ था उसी समय ही मार दिया था, जहर खिला के मार दिया था, और वो डेड बॉडी को उनने छुपाया। अब वो छुपाए रहे कि कहीं इसको डिस्पोज कर देंगे, और वो डिस्पोज करते कराते वो छुपी रही। और वो जो नेचुरल ममीफिकेशन कह लें या आर्सेनिक का असर कह लें, जो भी हो, वो डेड बॉडी डिकम्पोज नहीं हुई। अगर वो डिकम्पोज हो जाती तो फिर वो आसानी से उसको कहीं भी फेंक फाँक के ख़त्म कर देते, पर वो सूखने लगा, सड़ा नहीं। अब इनको चिंता लगी, तो फिर इनने मौका देख के किसी समय जाके और उसको जंगल में रस्सी से लटका दिया। ये मुझे संभावनाओं के और जानकारियों के आधार पर थ्योरी समझ में आती है, लेकिन फैक्ट का कोई कभी आज तक भी पता नहीं चला। तो साहब, ये नौकरी की शुरुआत में ये कितनी बड़ी घटना हमारे सामने घटी, हमने इसको देखा और इसका बहुत दिमाग में असर पड़ा, और बहुत सारी चीज़ें सीखने समझने को मिली इस घटना से। और ये एक बड़ी रेयर घटना थी, हर एक को ऐसा मौका मिलता नहीं, हर एक के सामने ऐसा वाक़या पेश नहीं आता। तो आप लोग इसको बताइएगा कि आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है इस केस में क्या हुआ होगा, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। चलिए फिर मिल लेंगे एक नई कहानी के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, नमस्कार।